बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है ये आपको बताना है भाई। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र क्या था, आपको बताना है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जिसको हम लोग नाइपर कहते हैं, इसकी स्थापना कहाँ की गई है। तो चलो भाई अपने बिहार वाला फटाफट आंसर करो सभी लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव के पीतल की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये कहां से प्राप्त हुई, ये आपको सबसे पहले बताना है। चलिए भाई सबसे पहले सभी लोग बताएं तो ये कहां से प्राप्त हुई है। किसी को नहीं याद? अरे भाई ये प्राप्त हुई है भागलपुर से, ध्यान रखना है। कहां से? भागलपुर। और भागलपुर में कहां? तो भागलपुर में सुल्तानगंज। कहां से? सुल्तानगंज। ये आपके एग्जाम में आ सकता है भाई, इस बार घन चक्कर में डाल देगा। अधिकतर लोग इसका आंसर गया करेंगे और सब गया हो जाएंगे। सब क्या है? गया हो जाएंगे, हवा हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, बिहार में बुद्ध देव की ऊंची पीतल की मूर्ति है। ये बात तो ठीक है कि बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन सब कुछ बोध गया से ही नहीं होगा, कुछ अगल बगल से भी हो जाएगा। तो ये मिला है सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज कहाँ है? ये है भागलपुर के अंदर, इतना ध्यान रखना है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीन केंद्र कौन सा था, जहां पर दोस्तों बौद्ध विहारों के केंद्र के तौर पर इसको रखा जाता था। तो बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीन केंद्र अगर देखा जाए तो नालंदा को माना जाता है। किसको माना जाता है भाई? नालंदा को माना जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रों में बौद्ध विहारों का निर्माण भी देखने को मिला था। खास करके दोस्तों राजगीर क्षेत्र इसका विशेष तौर से चर्चा में था भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नाइपर की स्थापना कहाँ करी गई है भाई? तो नाइपर कहाँ मिलेगा हम लोगों को? तो नाइपर हम लोगों को मिलेगा हाजीपुर में। कहाँ पर मिलेगा भाई? हाजीपुर के अंदर मिलेगा, ये यहाँ से ध्यान रखना है। कहाँ मिलेगा? हाजीपुर में मिलेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आइए अगला। बिहार का कौन सा समुदाय सर्वाधिक समृद्ध है? संख्या में तो कम है, संख्या में तो कम है, लेकिन समृद्धि में दोस्तों इसका लेवल सबसे ज्यादा है। तो कौन सा समुदाय बनता है? तो ध्यान रखना है, बिहार में जैन समुदाय जो है ना, ये सबसे ज्यादा समृद्धशाली है। संख्या में कम है लेकिन समृद्धि में सबसे ज्यादा है। बिहार में अमद अंतुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक के तौर पर किसका नाम दर्ज होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके लिए नाम दर्ज होता है किसका? मुंशी। कौन मुंशी? तो मुंशी प्यारे लाल। कौन आते हैं? मुंशी प्यारे लाल। इनका नाम दर्ज करिएगा। किसका नाम करना है? मुंशी प्यारे लाल, ये ध्यान रखना है, याद रहे। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, जो कि बिहार में ये विशेष होता है दोस्तों, और बालिका शिक्षा के लिए ये अति महत्वपूर्ण होता है। तो किसने बनाया? श्रीमती अघोर कामिनी देवी जी के द्वारा बनाया गया था। ये यहाँ से ध्यान रखना। हालांकि दोस्तों श्रीमती अघोर कामिनी देवी जी ये ब्रह्म समाज से भी जुड़ी हुई थी, और खास करके महिला शिक्षा को लेकर के बिहार में पहला प्रयास इन्होंने अलग से शुरू किया था। ये ध्यान रखना है। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पड़ाव पर आइए। बिहार में अघोर कामिनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि किससे संबंध रखते थे? तो ये सभी लोग दोस्तों संबंध किससे रखते थे? ब्रह्म समाज, यानी ब्रह्म समाज से इनका संबंध होता था, और समाज सुधार और महिला कल्याण के कार्यों में ये सब आगे थे। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था? और ये सरकार आई थी दोस्तों महामाया सरकार। महामाया सरकार ने घोषित किया कि भाई अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक कर दिया था। इसको क्या किया? इसको स्वैच्छिक बना दिया था कि ये स्वैच्छिक रहेगी, ये अनिवार्य नहीं रहेगी। अगर विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तब पढ़ेगा, नहीं तो जबरदस्ती नहीं पढ़ाएंगे। बिहार में नवनिर्मित सभ्यता का द्वार कहाँ स्थित है भाई? तो नवनिर्मित सभ्यता का द्वार ये आपको मिलेगा पटना में। कहाँ पर मिलेगा भाई?
पटना के अंदर, ये यहाँ से करना। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में भड़का था और किसने इसका नेतृत्व आरंभ किया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, 1857 की छुटपुट घटनाओं का संकेंद्रण पटना में हो रहा था, लेकिन ये कोई विशेष स्तर पर नहीं था। विशेष स्तर पर तो जगदीशपुर से शुरू हुआ जब बाबू कुंवर सिंह जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पहला नाम किसका दर्ज हो जाता है? पीर अली का। किसका नाम दर्ज हो जाएगा? पीर अली का नाम दर्ज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं भाई? तो हरित क्रांति का जनक दोस्तों ध्यान रखना है नार्मन बोरलाग को कहते हैं। किसको? नार्मन बोरलाग को कहते हैं। यही जब भारत के लिए पूछता है, तो भारत के लिए क्या करते हैं? तो भारत के लिए एम एस स्वामीनाथन, भारत के लिए क्या करते हैं भाई? एम एस स्वामीनाथन। श्रीलंका की मुख्य फसल कौन सी है जिसमें देश को आत्मनिर्भरता मिली हुई है? तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, इसकी फसल है चावल। हालांकि ये अब इस समय दोस्तों जरा संकट में है, क्योंकि पिछले वर्षों से यहाँ पर उत्पादन तेजी से घटा है। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों कहवा की खेती। हालांकि चाय तो यहाँ पर पहले से होती थी, चाय की खेती पहले से होती थी, लेकिन कहवा यानी कॉफ़ी की खेती पहली बार शुरू करी गई थी, ये ध्यान रखना है। पेड़ों की कतारों के बीच फसल उगाना, पेड़ों की कतारों के बीच में फसल उगाना, ये क्या कहलाता है भाई? ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है तोंगया प्रणाली। क्या बोलते हैं? तोंगया प्रणाली बोलते हैं भाई, इसी को तोंगया सिस्टम कहते हैं। वैश्विक खाद्य उत्पादन में अधिकतर योगदान करने वाली 3 फसलें कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें 3 फसलों में अगर देखेंगे तो गेहूं, इसके अलावा धान, और धान के साथ साथ मक्का, इसको रखा गया है, ये ध्यान रखना है। हाँ, वैश्विक 3 प्रमुख फसलें हो जाएंगी। सघन खेती का संबंध किससे बनता है? तो सघन खेती दोस्तों ध्यान रखना है, इसका तात्पर्य ये होता है कि आपके पास जो मौजूदा खेती है, जो मौजूदा भूमि है, उसका बेहतर प्रयोग करना। तो इसका मतलब क्या होता है? मौजूदा कृषि भूमि का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना, ये इसका सघन खेती कहलाता है। जैसे गेहूं काटा, गेहूं के बाद दोस्तों आपको खेत कुछ दिनों के लिए खाली दिख रहा है, तो तुरंत आपने जायद की फसल लगा दी, खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज लगा दिया, और फिर तुरंत जैसे ही खरीफ का मौसम आया, यानी जून जुलाई में खेत को खाली करके खरीफ की मुख्य फसल धान, मक्का, इन सबको प्लांट कर दिया। तो ये सघन खेती कहलाता है, और ये भूमि का कुशलतापूर्वक प्रयोग, भूमि का क्या होगा? कुशलतापूर्वक प्रयोग जो करेगा उसके लिए लेके चलेंगे। काकोवा के उत्पादन में कौन सा देश सबसे अग्रणी है भाई? काकोवा, ध्यान रखना दोस्तों, ये आइवरी कोस्ट। कौन सा देश होता है? आइवरी कोस्ट इसके लिए नाम दर्ज होगा, ये ध्यान रखना। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है अभी फिलहाल? तो इसमें सबसे बड़े उत्पादक के रूप में चीन का नाम ही दर्ज हुआ है। किसका? चीन का। कौन सा देश अमरूद का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? किरीबाती किस देश के चावल के किस्म का व्यंजन है? तो अमरूद का उत्पादन दोस्तों ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा कर रहा है कौन? भारत। कहाँ पर है? भारत में है। और किरीबाती किस देश में एक चावल का व्यंजन है? किरीबात दोस्तों ध्यान रखना है, ये श्रीलंका का व्यंजन है। कहाँ का है? श्रीलंका का ये चावल का व्यंजन बनेगा भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है।